एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी स्टेनो पीवाईक्यू सीरीज़ की क्लास 3 करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे 7 अगस्त की शिफ्ट टू स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने पहली दो वीडियोस देखी हैं, 6 अगस्त की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, उन वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि आप मेरी टेक्निक्स यूज़ करके 7 अगस्त की शिफ्ट 1 को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या वो ट्रिक्स एप्लीकेबल हो रही हैं, क्या आपको पीवाईक्यू करने, शिफ्ट वाइज करने आपको हेल्प कर रहे हैं। तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया हो वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी ज़रूर शिफ्ट 1 को अटेम्प्ट करें, मेरे लेक्चर्स देखें, उसके बाद ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें। आप सीजीएल के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, मैंने 5 मोस्ट टफेस्ट शिफ्ट्स कराई हैं 2025 की, और उसके बाद आप स्टेनो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश ज़रूर करें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पैसेज का। पैसेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पैसेज कैसे कराती हूँ। फॉर दोज हु आर न्यू, हु आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, हम पहले पैसेज पढ़ने से पहले हम सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के कीवर्ड्स लिखते हैं, और उसके बाद हम पैसेज को विज़िट करते हैं विद ऑल द क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर माइंड, ताकि हम जल्दी से बार बार पैसेज को रिविज़िट ना करना पड़े और हम जल्दी से आंसर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। ओके, दिस इज़ अ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्वेश्चन। ये ग्रामर पे बेस्ड होगा, इसको हमें नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेस्ट मीनिंग ऑफ कंपाउंड इन द सेंटेंस। कंपाउंड वर्ड का हमें बेस्ट मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे सिंपली आप कंपाउंड लिख लो और कोई आपका कीवर्ड नहीं है। अब देखो, सेंटेंस बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, और जब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं पैसेज करने से पहले तो हम ऑप्शंस भी नहीं पढ़ते हैं। ओके, चूज़ द बेस्ट एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ऑपोजिट निकालना है तो डिसिप्लिन लिख लो। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जनरल ग्रामर पे बेस्ड हैं, पैसेज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। ओके, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो यहाँ पे आप लिख लो सेंट्रल आइडिया या फिर मेन आइडिया, ये हमारा कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ प्रोनाउन दिस इज़। ये क्वेश्चन तो आप बिना पैसेज के भी कर सकते हो, बट अभी हम इसको छोड़ रहे हैं। ओके, चलिए तो अब हम पैसेज स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो इस पैसेज में कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है एक्सेप्ट द सेंट्रल आइडिया, फिर भी हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे क्योंकि हमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स भी एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने हैं। Okay, changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable result. देखो यहाँ पे आ गया ना वर्ड कंपाउंड। इफ़ यू आर विलिंग टू स्टिक विद देम फॉर ईयर्स, तो जैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं अपनी लाइफ में जो कि बहुत स्मॉल लगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम या अनइम्पॉर्टेंट लगे, बट वो बहुत ज़रूरी और बहुत ही बड़े बन जाते हैं ओवर द ईयर्स। हम खुद को कन्विंस करते हैं कि मैसिव सक्सेस के लिए मैसिव एक्शंस चाहिए, बट ऐसा नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस, छोटी छोटी हैबिट्स, और उनको अगर रेगुलरली फॉलो किया जाए तो वो बड़े बड़े सक्सेस में चेंज हो जाती हैं। Whether it's losing weight, building a business, or learning a new skill, we put pressure on ourselves to make some earth-shattering improvement that everyone will notice. But ये जो छोटे छोटे changes होते हैं, छोटे छोटे steps होते हैं, ये अननोटिसेबल होते हैं। इनको बिना नोटिस किए धीरे धीरे इनको अपनी हैबिट्स में लाए हम मैसिव सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। However, ये हम सोचते हैं, ये हमारी सोच है, बट एक्चुअली क्या होता है, इम्प्रूवमेंट बाय जस्ट 1% ईच डे मे नॉट बी नोटिसेबल इन द मोमेंट, बट ओवर टाइम इट कैन बी फार मोर मीनिंगफुल। द सेम वे दैट मनी कंपाउंड्स विद इंटरेस्ट, मतलब कि मनी ग्रो करता है, मल्टीप्लाई होता है, इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड करता है, वैसे ही हमारी हैबिट्स भी मल्टीप्लाई होती हैं जब हम उन्हें रिपीट करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों की हैबिट्स हो जाती हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, सो दे आर एबल टू यूटिलाइज देयर टाइम इन अ वेरी गुड मैनर, इन अ बेटर वे। तो
वो जो हैबिट है ये उन्हें ओवर द इयर्स बहुत हेल्प करेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाएंगे, दे विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू डू देयर एक्टिविटीज़। द आउटकम्स, ये एक छोटी सी बात है, इन जनरल ये आपके गोल्स अचीव करने में भी हो सकती है। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और क्या कहते हैं, अब आपने रोज़ क्या करना है, PYQs लगाने ही लगाने हैं, आपको अपने टॉपिक्स भी कंप्लीट करने हैं और रोज़ एक कंप्लीट टेस्ट लगाना है। तो वो जो आपकी हैबिट है ना रोज़ टेस्ट लगाने वाली, ये आपको फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचा देगी और आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा रोज़ एक टेस्ट लगाना भी कितना मेजर चेंज हो सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमें हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। दिस इज़ वाई हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। द लॉन्गर यू स्टिक विद देम द ग्रेटर द रिटर्न्स। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा उन हैबिट्स को अपने अंदर लाओगे, उतना इम्प्रूव करोगे। बट जस्ट एज पॉजिटिव हैबिट्स कैन कंपाउंड इन योर फेवर, नेगेटिव हैबिट्स कंपाउंड अगेंस्ट यू। जैसे पैसिवली पॉजिटिव हैबिट्स इम्पैक्ट करती हैं, वैसे ही पैसिवली नेगेटिव हैबिट्स भी हमें ख़राब करती हैं। अ स्लाइट स्लिप इन डिसिप्लिन टुडे मे नॉट सीम लाइक अ बिग डील। Success then is not a single event, it is result of daily choices made consistently over time. तो सक्सेस क्या होता है, जो हम धीरे धीरे छोटे छोटे अननोटिसेबल चेंजेस करते हैं वो हमें धीरे धीरे सक्सेस तक पहुंचा देती हैं। और नेगेटिव हैबिट्स और पॉजिटिव हैबिट्स का भी यही है कि पॉजिटिव हमें सक्सेस तक पहुंचाती हैं तो हमें नेगेटिव हैबिट्स धीरे धीरे ख़राब भी कर सकती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा पैराग्राफ था जो कि किस पे बेस्ड है कि कंसिस्टेंटली हमें गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, छोटे छोटे चेंजेस करने चाहिए जो हमें फ्यूचर में हमारे गोल्स तक पहुंचाता है या हमें एक बेटर पर्सन बनाता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट तक पहुंचाता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है करेक्ट यूज़ ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताना है, कौन से सेंटेंस में है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाइज एज यू रिपीट देम। अब देखो, इफ़ेक्ट्स और यहाँ पे है हैबिट्स मल्टीप्लाइज। अब ये इफ़ेक्ट्स ऑफ हैबिट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे वर्ब जो है वो गलत लगा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये गलत है। द आउटकम्स यू सी इन योर लाइफ टुडे, The outcomes you see in your life today is often the result of small choices made over time. Outcomes, ठीक है, आउटकम्स की बात हो रही है तो ये आउटकम्स क्या होते हैं, आर ऑफन द रिजल्ट। आउटकम्स रिजल्ट हैं तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब अग्री करनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। द इफ़ेक्ट्स ऑफ योर हैबिट्स मल्टीप्लाई एज यू रिपीट दैम, ये एकदम करेक्ट है, ये और वर्ब जो है वो अग्री कर रहा है। द आउटकम्स ऑफ योर डेली डिसीजंस डिटरमिन्स योर लॉन्ग टर्म सक्सेस। आउटकम्स जो हैं वो डिटरमाइन करेंगे, एस नहीं आएगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस्ट मीनिंग ऑफ कंपाउंड इन द सेंटेंस, चेंजेस दैट सीम स्मॉल एंड अनइम्पॉर्टेंट एट फर्स्ट विल कंपाउंड इनटू रिमार्केबल रिजल्ट इफ यू आर विलिंग टू स्टिक टू देम फॉर ईयर्स। तो कंपाउंड मतलब वो इंक्रीज़ होंगे, बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर है, टू अक्यूमुलेट एंड ग्रो ओवर टाइम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन का एंटोनियम बताना है आपको। अ स्लाइट स्लिप इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मीनिंग हम सबको पता है, कमिटमेंट, केयरलेसनेस, डिटर्मिनेशन, फोकस। अब देखो, कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और फोकस, ये तो डिसिप्लिन को ही एक्सप्लेन करते हैं। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं उनमें डिटर्मिनेशन होती है, फोकस होता है, वो फोकस के साथ काम करते हैं और वो अपने काम के लिए या अपनी हैबिट्स के लिए कमिटेड होते हैं, अपने रूटीन के लिए। तो यहाँ पर एंटोनियम क्या है इसका, केयरलेसनेस, जो लोग केयरलेस होते हैं, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ठीक है, मेन आइडिया क्या था पैसेज का, जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो हमारे को सक्सेस तक पहुंचाते हैं और वो बड़े गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब देखो, सक्सेस कम्स फ्रॉम मेकिंग वन मेजर चेंज इन लाइफ, नो, स्मॉल स्मॉल चेंजेस।
Small daily improvements when repeated consistently lead to significant long-term results. ये एकदम करेक्ट है. नेगेटिव हैबिट्स हैव नो रियल इम्पैक्ट, ये गलत बात है. जैसे कि छोटी छोटी पॉजिटिव हैबिट्स का इम्पैक्ट होता है, वैसे ही छोटी छोटी नेगेटिव हैबिट्स का भी इम्पैक्ट होता है. सक्सेस इज मोस्टली डिटरमिन्ड बाय लक रादर देन एफर्ट. नहीं, तो हमारा आंसर है ये. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What type of pronoun is the word this in the sentence? This क्या होता है? Demonstrative pronoun. Okay, next question. Choose the synonym of the word body. Body का क्या मतलब है? बॉडी का मीनिंग, अब देखो ऑप्शंस देखोगे तो एलिमिनेशन या फिर गेस वर्क से नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब ऑप्शंस के मीनिंग्स अपने आप में बहुत अलग हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इसका मीनिंग देखेंगे. बिना मीनिंग के ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल है. अब बॉडी का मीनिंग होता है वल्गर या फिर इनडिसेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो रफ हो, बहुत ज़्यादा प्लेन ना हो, दैट इज़ बॉडी. ओके, अब ऑप्शंस देखो. एस्टैब्लिश, कोर्स, सपोर्ट, डिले. यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, तो ये होगा हमारा आंसर कोर्स. मतलब कि जो रफ़ है. रफ़ को हम रूडनेस से भी रिलेट कर सकते हैं या फिर खुरदुरापन से भी रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, विच इज़ नॉट वेरी सॉफ्ट. सॉफ्ट नेचर में भी हो सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सिलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड विलिफाई. अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस है कमेंड, मलाइन, डिफेम और स्लर. अब देखो, कमेंड का मतलब तारीफ़ करना, मलाइन का मतलब ख़राब बोलना और डिफेम का मतलब भी किसी के बारे में ख़राब बोलना. स्लर का मतलब होता है कि हम जब हम लड़खड़ा के बोलते हैं, मतलब हम क्लियर नहीं बोल पाते. जैसे कभी किसी का ट्रीटमेंट होता है या कोई ड्रंक होता है तो उसकी जो टोन है वो लड़खड़ाती है, वो होता है स्लर. अब ये 3 वर्ड्स एक तरह के हैं, मतलब कि ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है. तो स्लर का हमें नहीं पता मीनिंग, तो हमें विलिफाई का मीनिंग इस क्वेश्चन में भी पता होना ज़रूरी है. बट हम ये कर सकते हैं कि मलाइन और डिफेम ये सेम नेचर के हैं, इनको हम अलग कर सकते हैं. अब विलिफाई का मीनिंग क्या होता है? विलिफाई का मतलब होता है टू ब्लेम, इंसल्ट या फिर क्रिटिसाइज. ठीक है, ये मीनिंग होता है विलिफाई का. अब देखो, अब हमें बताना है एंटोनियम. एंटोनियम क्या होगा इसका एंटोनियम होगा टू प्रेज समवन. किसी के बारे में ख़राब बोलना, और एंटोनियम होगा कि किसी को प्रेज करना. तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा? विलिफाई का मतलब टू प्रेज, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कमेंड. कमेंड होता है किसी को प्रेज करना, किसी की तारीफ़ करना. ठीक है, और इसके और क्या वो हो सकते हैं? प्रेज, अपलॉड. ठीक है, ये सब वर्ड्स हो सकते हैं. और इसके सिनोनिम भी देख लेते हैं. डिफेम हो चुका है. डिफेम के अलावा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है स्लैंडर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके लिए करेक्ट वर्ड होता है डिप्लोमा. दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. फाइंड द वर्ड विद अ स्पेलिंग मिस्टेक. कौन से वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है? यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है इस वर्ड में. अल्टीरियर नहीं होता है, अल्टीरियर होता है, जिसको हम कहते हैं सीक्रेट या फिर हिडन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ पर्सन हु स्टडीज़ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर. अब देखो, जब भी ह्यूमन सोसाइटी के ओरिजिन या फिर कल्चर की बात आएगी तो मैंने हमेशा कहा है आपको क्या वर्ड ढूंढना है? एंथ्रोपोलॉजी होता है, वो ह्यूमन काइंड और ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट आंसर है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वाइट एलिफेंट. वाइट एलिफेंट होता है जो कि एक अननेसेसरी एक्सपेंस होता है. ठीक है, या फिर कोई
बर्डन होता है। तो ये है हमारा आंसर, कॉस्टली बर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अब इसका क्या मतलब है कि एग्स को मत गिनो। हो सकता है कि इसमें आपको ये इसका लिटरल मीनिंग बता रही हूँ कि एग्स को मत गिनो, कि हो सकता है इसमें से सारे एग्स जो हैं वो चिकन ना बने, वो सारे एग्स ना फूटें। तो इसलिए अपने सक्सेस को पहले अज्यूम मत करो उसके होने से पहले। ये जो कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टेज में करते हैं ना, हम सोचने लग जाते हैं कि हम अपनी सैलरी को कैसे स्पेंड करेंगे, अगर हमने ये वाला लेवल क्लियर किया तो हमारी सैलरी कितनी होगी, हमारे लाइफस्टाइल में हम क्या चेंज करेंगे, हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या करेंगे, हम अपने बारे में पहले से ही सोचने लग जाते हैं। और ये प्रिपरेशन स्टेज में बहुत कॉमन है कि हम ड्रीम करते हैं, ये सब ड्रीम्स हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं और एक तरह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं। बट व्हाट इज़ द इशू हियर, कि हम इन ड्रीम्स में इतने खो जाते हैं कि हम हार्डवर्क और रियलिटी से दूर हो जाते हैं। तो ड्रीम करो, अपने गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचो, अच्छा सोचो, बट एट द सेम टाइम डे ड्रीमिंग मत करो। डे ड्रीमिंग करने लगोगे तो गोल्स के बारे में काम कब करोगे, इसलिए ड्रीम विद ओपन आइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी फॉर हर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस को एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे डूअर आगे आ जाएगा, मैरी बेक्ड द केक फॉर हर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पैसिव को चेंज करना है एक्टिव में। द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन रिव्यूड बाय द सुपरवाइजर थरली। The supervisor has reviewed the final draft of the report, या फिर has thoroughly reviewed भी आ सकता है और thoroughly end में भी आ सकता है, depending upon the options। ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, a person who loves or collects books। बुक्स जब भी आएगा तो बिब्लियो वर्ड दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए। ये सब वर्ड्स का नेचर रूट वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे आंसर है बिब्लियोफाइल। अब बॉटनिस्ट क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स करता है जो, ठीक है। फिलैटलिस्ट क्या होता है, फिलैटलिस्ट होता है जो कि स्टैम्प्स कलेक्ट करता है या फिर उनकी स्टडी करता है। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि स्टडी करता है, अभी मैंने बताया था एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज़ ह्यूमन सोसाइटी, मैनकाइंड या फिर ह्यूमन बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following word refers to a group of people who graduated from a particular school, college or university? आप जिस स्कूल से निकले हैं आप उस स्कूल के एलुमनाई हैं, आप उस स्कूल के एक्स स्टूडेंट नहीं हैं। एक्स स्टूडेंट जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, आप उस स्टूडेंट के एलुमनाई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन क्या होता है, रिटायरमेंट का दूसरा वर्ड है सुपर एनुएशन। ओके, अब देखो, अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस नहीं, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग टू ओल्ड टू वर्क, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता है। सिस्टम ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉयज़, रिटायरमेंट से रिलेटेड है। सुपर एनुएशन होती है रिटायरमेंट, जब आप जॉब करेंगे उसके बाद जब आप काम कर लेंगे 25, 30, 35 साल, उसके बाद आप रिटायर होंगे और तब आपकी क्या होगी, सुपर एनुएशन होगी, कि आपके जो भी फंड्स होंगे या आपके जो भी कलेक्टेड अमाउंट होगा, जैसे अब NPS डिडक्ट होता है, तो वो जो आपको पैसे मिलेंगे या फिर आपके जो भी एक फिक्स्ड अमाउंट आएगा, ग्रेजुइटी आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब क्या होती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और उन्हें क्या कहते हैं, सुपर एनुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस एडजेक्टिव्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखो, एक तो होता है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। कंपैरेटिव क्या होता है, जब दो चीज़ों की बात हो, और जब एब्सोल्यूट कंपैरिजन हो, कि जैसे कि किसी स्टेट के लिए कि राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट इन समर्स, तो हॉटेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव। और अगर मैं कहूँ राजस्थान इज़ हॉटर दैन दिल्ली, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव। अब यहाँ पे कंपैरेटिव ढूंढना है।
हॉटर टू नहीं होता, कंपैरेटिव की एक पहचान होती है, दैन लगा होता है, और अगर कुछ वर्ड्स जिनमें ई आर नहीं लगता उनमें मोर लगा होता है, मोर और ई आर वाले वर्ड साथ में नहीं आएंगे। तो न्यू दिल्ली इज़ हॉटर दैन चंडीगढ़, ये करेक्ट है। मोर हॉटर टू और मोर हॉटर दैन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार इज़ मूविंग वेरी फास्टली ऑन द रोड, आपको इसको रिप्लेस करना है। द कार इज़ मूविंग फास्ट ऑन द रोड, क्विकर ऑन द रोड नहीं हो सकता, क्विकलीनेस, फास्टलीनेस ये तो कोई वर्ड ही नहीं होते हैं, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट कोलोकेशन फॉर द वर्ड पैटर्न। पैटर्न कहाँ पे करेक्ट यूज हुआ है? द शेफ अरेंज द चेरीज विद अ पैटर्न, नहीं। बाय अ पैटर्न, नहीं। इन अ पैटर्न, पैटर्न में चीज़ों को अरेंज किया जाता है, पैटर्न से, पैटर्न के साथ, पैटर्न का नहीं होता। Next question. When you have completed reading the book, keep it dash the shelf. Shelf पर रख देना, on the shelf. Next question. Simple questions है ये. She adopted a honest approach to resolving issues. तो यहाँ पे approach to resolve तो ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। क्या होता है, एच कौन से वाले होते हैं? वॉवल्स वाले। तो ये यहाँ पे जो साउंड है, जब एच साइलेंट हो जाता है तो हम ए नहीं लगाते, एन लगाते हैं। तो एन ऑनेस्ट अप्रोच, ठीक है। एन ऑनरेबल पर्सन, जब भी एच साइलेंट होगा तो वो ऐसी साउंड देगा, तो एन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, He is a fastly growing leader in the organization. Fast growing होता है, fastly नहीं होता है, ये हमारा एरर है। वो अच्छा ग्रो करने वाला लीडर है। यहाँ पे पूछा ही नहीं जा रहा है कैसे ग्रो कर रहा है, ग्रोथ क्या है। तो फास्टली जो है वो नहीं आएगा, फास्टली एडवर्ब की फॉर्म है, वो नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉक ग्रेसफुली डाउन द आयल ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी। जिससे चल के आते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं क्रिश्चियन वेडिंग्स में, चर्चेस में, उसको आयल बोलते हैं। दिस इज़ द स्पेलिंग। ऑयल और ये तो गलत है, और ये कोई वर्ड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू पॉलिसी हैज़ डैश द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग्स का यूज़ बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। बैंड हो जाएगा, ये हो गया। ये बैंड होता है मोड़ना, ये बॉन्ड होता है या तो किसी चीज़ का जोड़ या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट, और ये बैंड होता है जैसे कि हेयर बैंड, रबर बैंड, या फिर बैंड, या जैसे कि इंस्ट्रूमेंट्स वाला म्यूजिकल बैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बैंड है। नेक्स्ट, शी कुडंट हेल्प बट डैश ड्यूरिंग एन इमोशनल सीन इन द मूवी। टीयर अप, रोने लग गई, वो इमोशनल सीन देखकर रोने लग गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PQRS का है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग यूज़ करेंगे और एलिमिनेशन को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। दे आर फॉर्म्ड, दे से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन हट गया। कोरल रीफ्स आर होम टू मैनी मरीन स्पीशीज़, ये हो सकता है। दिस इज़ कॉज्ड बाय राइजिंग ओशन, दिस नहीं, दिस 3 से कुछ स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। कोरल्स आर लूजिंग देयर वंडरफुल कलर्स ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग। अब देखो, समझने की कोशिश करो इसमें क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस। यहाँ पे कोरल रीफ्स की बात हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि स्टार्टिंग जो है वो 4 या 2 में से किस में है? यहाँ पे कोरल रीफ्स को पूरा लिखा है। जैसे कि मैं बोलूँ, एक सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ एडम स्मिथ इज़ अ ग्रेट राइटर, एडम स्मिथ इज़ अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में अगर मैं उसके बारे में फर्दर बात कर रही हूँ 1-2 सेंटेंसेस बाद, या फिर वेरी नेक्स्ट सेंटेंस में, और मैं उसमें लिख रही हूँ एडम हैज़ डन दिस या स्मिथ हैज़ डन दिस, तो मैं उसके एक शॉर्टर वर्जन या फिर एक दूसरा वर्जन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसको फुल्ली ऑलरेडी रेफ़र कर चुकी हूँ। तो कोरल रीफ्स हम लिख चुके हैं, तो कोरल्स वाला सेंटेंस उसके बाद आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमारी स्टार्टिंग 2 से है, 4 से नहीं हो सकती। अब ये हमारे पास 2 ऑप्शंस है। अब हमें कनेक्शन ढूंढना है। कोरल रीफ्स आर होम टू मैनी मरीन स्पीशीज़, ठीक है। अब कोरल्स के बारे में आगे क्या बात हो रही है?
दे आर फॉर्म्ड बाय टाइनी एनिमल्स कॉल्ड कोरल पॉलिप्स। अब ये इसकी इंट्रोडक्शन ही तो है कि कोरल कैसे बनती है। फिर यहाँ पे ब्लीचिंग हो रही है और फिर लिखा है कि ब्लीचिंग क्यों हो रही है। तो 4 और 3 का कनेक्शन है, 4 और 3 की पेयरिंग भी हो सकती है कि पहले कोरल ब्लीचिंग की बात हुई, इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद बताया कि ये कैसे हो रही है। तो 2 1 4 3 इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, तो हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट स्पीच का, और इसमें हमें करेक्ट डायरेक्ट स्पीच चूज़ करनी है। दे रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू परमिट देम टू गो ऑन लीव फॉर 3 days. They said to the officer, please permit us to go on leave for 3 days. ओके, ये हो सकता है। वैसे तो ग्रामर के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अपना करेक्ट आंसर ढूंढ के बिल्कुल करेक्टली उसको पढ़ना है कि सब रूल्स फॉलो हो रहे हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और वॉइस के क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रूल के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही है। जैसे इसमें प्लीज़ परमिट देम नहीं होगा, अस होगा। यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं होगा, प्लीज़ लिखा जाएगा वर्ड, क्योंकि ये बात करी जा रही है। जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा इनडायरेक्ट में तब रिक्वेस्ट आएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन गलत है सेंटेंस की, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है और ये आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही जल्दी से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई शी वाज अपसेट व्हेन ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द सिटी। रूल के अकॉर्डिंग देखो, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ व्हाई आर यू अपसेट व्हेन आई हैव रिटर्न फ्रॉम द सिटी। यही हमारा करेक्ट आंसर है। सिंपली अगर आपको रूल्स पता है तो ये क्वेश्चंस या फिर ऑप्शंस आपको कंफ्यूज नहीं करने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रामर पे ऑप्शंस पे फोकस मत करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ओके, ये जो टाइप है ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। इसमें क्या होता है कि PQRS आपको सिंपली नहीं गिवन होता, आपको एक स्टार्ट या एंड गिवन होता है और कुछ क्वेश्चंस में स्टार्ट और एंड दोनों गिवन होगा। इस शिफ्ट में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे और ये नया पैटर्न चल रहा है आजकल, बैंकिंग में आता था, अब यहाँ भी देखा जा रहा है। एडवांसेस इन सैटेलाइट इमेजिंग, ये आपका पहला सेंटेंस है। इसके बाद आपको फर्दर कनेक्ट करना है। Across diverse geographic regions, enabling accurate climate modeling and disaster prediction systems have transformed environmental monitoring. अब देखो, सबसे पहले एडवांसमेंट की बात होगी तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो एडवांसमेंट से कनेक्ट हो रहा है वो है एस वाला ऑप्शन एक ही है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में स्टार्ट एंड एलिमिनेशन नहीं लगा पा रहे हैं, हम इन ऑप्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या ये सही बैठ रहे हैं? हैव ट्रांसफॉर्म्ड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनेबलिंग एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग एंड डिजास्टर प्रिडिक्शन सिस्टम्स अक्रॉस जियोग्राफिक रीजन्स, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस में एग्ज़ाम टाइम में क्या करना है, कोई भी हिंट या क्लू ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है, और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड कम हेयर, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, कम को गो, हेयर को देर, ठीक है। तो ही टोल्ड मी टू गो देर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबाला सेड टू दिलीप आई हैड अ वेरी सम्पशुअस मील येस्टरडे। येस्टरडे क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हो जाएगा, ये और ये ऑप्शन हटा दो। Madhubala told Dilip that she had a very sumptuous meal the previous day. Madhubala told Dilip that she had a very sumptuous meal. क्यों had आया यहाँ पे? लास्ट क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था had कब आता है, जब had यहाँ पे मेन वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो। उसने खाया, उसको मिला, तो had यहाँ पे मेन वर्ब है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब के लिए एक हैड आया है और एक हैड आया है मेन वर्ब के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर्स रिमार्क डिड नॉट गो, क्या आंसर होना चाहिए इसका करेक्ट? डिड नॉट गो ओवर। गो ओवर मतलब उसके साथ उसका तालमेल नहीं बैठा। ओके, तो ऐसे जब भी
साथ में कॉम्प्लीमेंट करने की बात हो, साथ रखने की बात हो, जोड़ने की बात हो, तो आता है गो ओवर. ओके, विद द बोर्ड मेंबर्स लीडिंग टू इमीडिएट बैकलैश. गो इन होता है किसी के अंदर जाना, किसी जगह के अंदर. गो आउट किसी जगह से बाहर आना. और गो ऑफ होता है या फिर वेंट ऑफ होता है. ये क्या होता है? जब किसी जगह से आवाज़ आने लगे या फिर कोई चीज़ एक्सप्लोड हो जाए. जैसे कि द अलार्म वेंट ऑफ. ऑफ मतलब ये नहीं कि वो अलार्म बंद हो गया, मतलब कि अलार्म बजने लगा. और द बॉम्ब वेंट ऑफ मतलब कि वो एक्सप्लोड हो गया. तो एक्सप्लोजन के लिए या फिर टू स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइस, स्टार्ट क्रिएटिंग नॉइस, इसके लिए यूज़ होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का. पैसेज के लिए, क्लॉज टेस्ट के लिए मैं हमेशा क्या बताती हूँ, पहले पैसेज पढ़ो, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ो. इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज़ ऑफन सेलिब्रेटेड एज एन एसेंशियल राइट. मॉडर्न सोसाइटीज़ में फ्रीडम एक बहुत ज़रूरी राइट है. However, true freedom is not the absence of rules but the presence of thoughtful dash. Absence of rules नहीं होता freedom, thoughtful dash. Let's see क्या dash होगा. पहले हम पूरा पढ़ेंगे. Without it, freedom risks turning into chaos where individual actions undermine collective welfare. A society that prizes only personal liberty without shared responsibility may soon face moral and civic dash. While people often equate freedom with doing as they please, meaningful liberty requires commitment to boundaries. Liberty का actual meaning क्या होता है कि हम boundaries को respect करें, dignity को preserve करें and dash for all. This balance is difficult to maintain, especially in democracies where voices are many and interests are often dash. Yet it precisely through dialogue, compromise and mutual respect that freedom finds its most enduring expression. Freedom का एक बहुत ही अच्छा expression निकल के आता है. In the end, freedom divorced from responsibility is not progress. मतलब कि अगर हम freedom को responsibility से अलग कर देंगे तो हम progress तक नहीं पहुँचेंगे. But a subtle dash of what it truly means to be free. ठीक है, अब next question देखेंगे हम. सबसे पहला ओके, फर्स्ट ब्लैंक के लिए क्या वर्ड होना चाहिए. फर्स्ट ब्लैंक यहाँ पे है तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे. इन मॉडर्न सोसाइटीज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज़ ऑफन सेलिब्रेटेड एज एन एसेंशियल राइट. हाउएवर ट्रू फ्रीडम इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ रूल्स बट द प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल, क्या होना चाहिए, थॉटफुल कंट्रोल, गवर्नेंस, रिस्ट्रेंट या लीडरशिप. अब देखो, फ्रीडम की बात हो रही है तो कंट्रोल की बात तो नहीं हो सकती, गवर्नेंस भी यहाँ पे सही नहीं है. तो थॉटफुल रिस्ट्रेंट, सही तरीके से रिस्ट्रेन करना चीज़ों को. ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक देखते हैं. अ सोसाइटी दैट प्राइजेज ओनली पर्सनल लिबर्टी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी मे सून फेस मॉरल एंड सिविक रिवाइवल, कोलैप्स, एजुकेशन, लॉयल्टी. उसमें प्रॉब्लम आएगी, मॉरल एंड सिविक कोलैप्स हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. सिंपल क्वेश्चन है ये. काफ़ी क्लॉज टेस्ट के अकॉर्डिंग जो लास्ट शिफ्ट हमने करी थी उसका क्लॉज टेस्ट सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट था. अब यहाँ पे नॉर्मल, अगर हमें नॉर्मल लैंग्वेज समझ आ गई कि जो सोसाइटी पर्सनल लिबर्टी को ऊपर रखेगी और उसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देगी तो उसमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. अब प्रॉब्लम के लिए एक ही नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे, कोलैप्स, तो आंसर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड के लिए. वाइल पीपल ऑफन equate freedom with doing as they please, meaningful liberty requires commitment to boundary that preserve dignity and dash for all. dignity के साथ क्या होना चाहिए, एकदम suitable word, for all, equality, सबके लिए होनी चाहिए equality. ये balance जो है it is difficult to maintain, especially in democracies where voices are many and interests often dash. इंटरेस्ट क्या करते हैं, एक दूसरे से, बताओ क्या करते हैं इंटरेस्ट, कौन सा मोस्ट सूटेबल वर्ड है, एक दूसरे से क्लैश करते हैं. इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते हैं. कॉन्ट्राडिक्ट होता है कि तुम कुछ और कह रहे हो, मैं कुछ और कह रही हूँ. क्लैश होता है कि क्लैश और कॉन्ट्राडिक्ट में डिफरेंस है. कॉन्ट्राडिक्ट होता है डिसअग्री करना किसी चीज़ से. क्लैश होता है कि अगर एक का फ़ायदा होगा तो दूसरे का नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है.
In the end, freedom divorced from responsibility is not progress, but a subtle dash of what it truly means to be free. बताओ इसका क्या आंसर है? Subtle distortion, मतलब कि ये एक तरह से उसके मीनिंग से अलग जाती है कि फ्री रहने का मतलब क्या होता है. रिजेक्शन नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट से डिस्टॉर्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैसेज का. तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे. सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सप्लोर्ड इन द पैसेज. ओके, तो सेंट्रल आइडिया पूछा है. सेंट्रल हमारा कीवर्ड हो गया. क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ. वाई इज़ रेगुलेशन ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया कॉन्ट्रोवर्शियल. तो आप सिंपली लिख लो रेगुलेशन ऑफ स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the concern about private companies controlling speech? Private companies controlling speech. ठीक है, तो आप लिख लो private companies. अपने आप आंसर मिल जाएगा जब हम ढूंढेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. What is required to resolve this conflict? तो resolve लिख लो, अपने आप समझ आ जाएगा कि क्या कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है. टोन, टोन आ गया. चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं. पैसेज स्टार्ट करते हैं. Freedom of speech is a cornerstone of democratic societies, allowing individuals to express ideas, question authority, and promote change. However, in the digital world, this right encounters complex challenges. Democratic society में freedom of speech होती है जिसमें individuals अपने आप को express कर पाते हैं. But digital world में ये right जो है उसमें complex challenges आ जाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक अरेनाज बन चुके हैं जहाँ पे लोग अपनी वॉइसेस को रेस करते हैं और वो हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर बुलिंग में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. बैलेंसिंग द राइट टू स्पीक विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट हार्म इज़ नाउ अ प्रेसिंग डिबेट. कि किसी और को उस हेट स्पीच से प्रॉब्लम ना हो, किसी और के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. This platform should censor harmful content or would that violate freedom? While some argue that regulation is essential to protect vulnerable groups, जैसे कि फीमेल्स को नहीं बोलना, लोअर क्लास पीपल को कुछ नहीं बोलना, ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं. Others fear it might lead to suppression of dissent. इससे क्या होगा कि लोग अपने व्यूज़ नहीं रख पाएंगे अगर हम इस चीज़ को सप्रेस करने की कोशिश करेंगे. द प्रॉब्लम डीपन्स व्हेन प्राइवेट कंपनीज नॉट इलेक्टेड बॉडीज डिसाइड व्हाट स्पीच इज अलाउड और बैन. स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस रिक्वायर्स थॉटफुल प्रोसेस पॉलिसीज, डिजिटल लिटरेसी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स रूटेड इन बोथ ह्यूमन राइट्स एंड पब्लिक सोसाइटी. In a world where words travel faster than thoughts, protecting free speech without enabling harm may be one of the defining tests of modern democracy. मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये बहुत मुश्किल है जब इतनी जल्दी वर्ड्स ट्रैवल करते हैं और उसके लिए हमें डिजिटल लिटरेसी चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क चाहिए, पॉलिसीज़ चाहिए ताकि हम इन चीज़ों पर काम कर पाएँ. क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, क्या फ्रीडम है, क्या क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट है? लॉ वर्सेस रिलीजन नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं, फ्रीडम वर्सेस ऑनलाइन हार्म, प्राइवेसी पायरेसी की कोई बात नहीं है. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई इज रेगुलेशन ऑफ स्पीच ऑन सोशल मीडिया कंट्रोवर्शियल? इलीगल इन ऑल डेमोक्रेसीज नहीं, टू मच पावर टू यूजर्स नहीं, डिसेंटिंग वॉइसेस जो हैं वो सप्रेस हो जाएंगी, इसीलिए ये इतना कंट्रोवर्शियल है क्योंकि लोगों के दो तरह के व्यूज़ हैं इस टॉपिक पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कंसर्न अबाउट प्राइवेट कंपनीज कंट्रोलिंग स्पीच? प्राइवेट कंपनीज अगर स्पीच को कंट्रोल करेंगी कि क्या लोग क्या बोल सकते हैं, क्या चीज़ें बैन कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं हैं, उनके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है. सो दे लैक लीगल अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी. ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व दीज कॉन्फ्लिक्ट? क्या करना चाहिए? हमने पढ़ा था डिजिटल लिटरेसी चाहिए, अच्छा फ्रेमवर्क चाहिए जो कि रूट लेवल से काम करे. तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर है?
combining rights with safety through law and literacy. Okay, next question. ऑथर की टोन क्या है इस पैसेज में? ऑथर किस तरीके से बात कर रहा है? ओके, अब टोन्स जो हैं वो हर पैसेज के साथ इसका क्वेश्चन देखा गया, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है, कुछ शिफ्ट्स में 2 क्वेश्चंस भी हैं। तो टोन के लिए मैं एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखना, कि उसमें मैं आपको सारी की सारी जो भी इम्पोर्टेंट टोन्स हैं, जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं, मैं एक्सप्लेन करूँगी, उनको ज़रूर देखना, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रहेगी जस्ट फॉर नॉलेज से, क्योंकि अगर एक बार पता चल गया कि कौन सी टोन का क्या मतलब है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से। अब यहाँ पे देखो, डिसमिसिव मतलब डिसमिस कर देना, कि तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है, या फिर जो आइडिया जो भी पैसेज में कहा जा रहा है, ऑथर या राइटर क्या कह रहा है कि ये आइडिया यूजलेस है, दिस इज़ अनइम्पॉर्टेंट। तो टू डिस्प्ले या पोर्ट्रे एनी आइडिया एज अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये होती है डिसमिसिव टोन। अलार्मिस्ट टोन होती है कि जिसमें कि थोड़ा सा डराया जाता है, क्रिएट सेंस ऑफ फियर, कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत सारे देश डूब जाएंगे, धीरे धीरे द अर्थ विल रीच इट्स एंड, और ऐसी चीज़ें। तो ये क्या है कि स्लोली दिस विल हैपन, दिस विल लीड टू दिस, तो ऐसी चीज़ें जो अलार्म रेज करें, जो डराएं आपको, वो होती हैं अलार्मिस्ट। बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव, बैलेंस्ड मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों की बात करे, या फिर किसी भी पैसेज में वो हर तरह की इन्फ्लुएंस को बताएं। जैसे कि यहाँ पे इस पैसेज में हमने पढ़ा कि जो राइट टू स्पीच है वो कंट्रोल होनी चाहिए, उसके क्या एस्पेक्ट है और कंट्रोल ना करने के क्या रीजंस हैं। तो हमने दोनों आइडियाज़ पे रिफ्लेक्ट किया, दोनों आइडियाज़ के बारे में बात हुई इन डिटेल, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखे गए। दैट मीन्स इट इज़ अ बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव पैसेज, ये हमारा आंसर है। अब अग्रेसिव होता है गुस्से में, हार्श वर्ड्स यूज़ करके, और एकदम रूड और इस तरह की जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो एग्रेसिव टोन होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, जिसमें आपको पता लगे कि ऑथर बहुत एजिटेटेड है, ऑथर बहुत गुस्से में लिख रहा है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पे है आंसर, बैलेंस्ड एंड रिफ्लेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, वी आर क्लीनिंग द रूम, इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय अस, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड बाय हिम, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दे शुड हैव बीन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, द इंस्ट्रक्शंस शुड हैव बीन फॉलोड केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the bills are paid by him every month, he pays the bills every month. Next question, the documents are being submitted by the secretary, तो are being हो गया तो present continuous हो गया, the secretary is submitting the documents. Next question, he is known to me, I know him, simple. Next, the town was destroyed by the earthquake destroyed the town, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में रवि सेड आई विल बी जॉइनिंग द न्यू ऑफिस सून, आई को ही में कन्वर्ट करेंगे, विल को वुड में कर देंगे, तो रवि सेड दैट ही वुड बी जॉइनिंग द न्यू ऑफिस सून, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड we enjoy watching cricket, तो they said that they enjoyed watching cricket। अब ये सेंटेंस में enjoyed नहीं आएगा, enjoy आएगा, क्योंकि ये बात हो रही है एक नॉर्मल हैबिट या रूटीन की, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि हमें क्रिकेट देखने में मज़ा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
She said, I dare not oppose him. She said that she dared not oppose him. ठीक है, ये गलत नहीं है, she dares होना चाहिए. Next. The captain said, stand at ease. The captain ordered them to stand at ease. Okay. Next question. They told us that we needn't bring anything. They, okay, इसको हमें indirect से direct करना है. तो they said, you needn't bring anything. You don't need to bring, नहीं, need not को need not ही रहने देंगे. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस अनसूटेबल हैं. ओके, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. दे सर्व्ड डिनर लेट, ये हो सकता है. दे से स्टार्ट होगा. दे कहाँ गया? दे सर्व्ड, सॉरी, ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए? CABD होना चाहिए. दे सर्व्ड डिनर लेट. ओके, दे सर्व्ड डिनर लेट, CABD. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रेलिंक्विश का आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो ऑप्शन देखो, रिटेन, अबंडन, मेंटेन, कंटिन्यू. कंटिन्यू जारी रखना, मेंटेन करके रखना मतलब उस चीज़ को वैसा ही रखने की कोशिश करना, और रिटेन मतलब उसको अपने पास रखना. तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो सेम नेचर के हैं. टू रिटेन समथिंग. ठीक है, तो रेलिंक्विश क्या हो गया? अपने आप इसका ऑपोजिट हो गया. रेलिंक्विश मतलब टू अबंडन, इसको सरेंडर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? टू गिव अवे. ये कोई पोजीशन हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पोजेशन भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, इसको हमें अरेंज करना है. द विंटर, ओके, यहाँ पे क्या है? विनर, द विनर वॉज अनाउंस्ड येस्टरडे इवनिंग, BCAD. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको अरेंज करना है. द बस अराइव्ड एट द स्टॉप ऑन टाइम, ये हो सकता है पॉसिबल, या फिर अराइव्ड ऑन टाइम एट द स्टॉप भी हो सकता है. तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा ये. क्या है ऑप्शन? द बस अराइव्ड ऑन टाइम एट द स्टॉप. ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं. नेक्स्ट, फोस्टर. फोस्टर का हमें सिनोनिम बताना है. अब देखो, निग्लेक्ट, अपोज, रिजेक्ट, ये हो गए सेम नेचर के वर्ड. तो फोस्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ को एनकरेज करना या फिर प्रमोट करना. तो यहाँ पे मीनिंग है ये. और निग्लेक्ट, अपोज, रिजेक्ट, ये क्या है? इसके एंटोनियम्स हैं. ये इसके एंटोनियम्स हैं. इग्नोर भी एंटोनियम है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेटिसेंट. रेटिसेंट का क्या मीनिंग होता है? रेटिसेंट का मीनिंग होता है जो कि बहुत कम बात करता है. तो हम इसको कह सकते हैं अनविलिंग टू टॉक, जिसको बात करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? रिजर्व्ड, जो बहुत कम बोलता है. ठीक है, अब इसके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों डिस्कस कर लेते हैं. अनविलिंग टू टॉक होगा रिजर्व्ड, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है टैकीटर्न. आपने जगह जगह देखा होगा, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, बहुत सारी शिफ्ट्स में कॉमन हो चुका है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंटोनिम्स भी देख लेते हैं. आउटस्पोकन, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है. एक्सप्रेसिव, टॉकेटिव भी होता है. ये दो एंटोनिम्स ऑलरेडी मेंशन्ड है. एरोगेंट का कोई लेना देना नहीं है. एरोगेंट इज समथिंग हु इज़ वेरी प्राउड, हु इज़ वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड होता है. घमंड इज़ द राइट वर्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेफ्ट. डेफ्ट का क्या मीनिंग होता है? अब देखो, इनएप्ट, ऑकवर्ड, क्लमजी,
समवेयर बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमसे डेफ्ट का मीनिंग मतलब सिनोनियम पूछा है, तो डेफ्ट का मतलब होता है हु इज़ वेरी क्लेवर, क्विक और हैज़ स्किल। तो यहाँ पे स्किलफुल हमारा करेक्ट सिनोनियम हो गया। इससे रिलेट अब इसके बाकी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स देख लेते हैं हम। सिनोनियम्स कौन से हैं? स्किलफुल हो गया, और दो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एड्रॉइट एंड एडेप्ट। और एडेप्ट का ऑपोजिट होता है इनेप्ट, तो ये एंटोनियम हो गया। ठीक है, इनेप्ट ध्यान रखना, जो किसी काम के लिए परफेक्ट ना हो, और एडेप्ट जो किसी काम के लिए ठीक हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। क्लमजी, ऑकवर्ड, इनेप्ट, ये सब वर्ड्स हैं हमारे। इनअप्रोप्रिएट, ये सब हमारे एंटोनियम्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश विनिंग द मैच। इसका क्या आंसर होना चाहिए? कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन होता है हमेशा, किसी ओकेजन पर कॉन्ग्रेचुलेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रेन अराइव्ड लेट डैश द स्टेशन। स्टेशन पे आती है ट्रेन, स्टेशन पे आती है ट्रेन। ठीक है, स्टेशन के अंदर नहीं आती, स्टेशन तक नहीं आती, स्टेशन के ऊपर नहीं आती, स्टेशन पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीफ ब्रोक डैश द हाउस। इन नहीं होगा, इनटू होगा। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस है। थीफ घर के बाहर था, वहाँ से हाउस के अंदर आया है। मैंने कल जो आपको मतलब कि मैंने इससे पहले जो शिफ्ट कराई थी उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन और इनटू का कॉन्सेप्ट, और इन और इनसाइड का कॉन्सेप्ट। ये वर्ड्स कब यूज़ होते हैं? जब हमें चेंज ऑफ प्लेस बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शी इज़ केपेबल ऑफ, फिक्स प्रेपोजिशन है, केपेबल के साथ हमेशा ऑफ आता है। यू मस्ट कोप, कोप विद, ये भी फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द ऑडियंस mesmerized dash the speaker's eloquence. Eloquence is एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। बहुत अच्छा जो बोलते हैं वो एलोक्वेंट होते हैं, और उनकी क्वालिटी होती है एलोक्वेंस। तो mesmerized बाय, हम किसी की वॉइस से mesmerize होते हैं, तो से बाय इज़ द वर्ड। ठीक है, ये भी फिक्स प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द एंटोनियम फॉर द वर्ड ऑथराइज। ऑथराइज का क्या मतलब है? ऑफिशियल, परमिशन देना। ठीक है, ये है वर्ड ऑथर, ये है मीनिंग ऑथराइज का। अब देखो सिनोनियम क्या होंगे इससे रिलेटेड। इससे रिलेटेड सिनोनियम्स होंगे परमिट, परमिट, अलाउ, एम्पावर, किसी को ऑथराइज करना, और इसका ऑपोजिट होगा फॉरबिड। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ये। अब वर्ड्स देख लेते हैं। परमिट, अप्रूव, सैंक्शन। ठीक है, और एंटोनियम्स क्या हैं? प्रोहिबिट, बैन, प्रिवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच्योर, मैच्योर का मतलब है, एक तो होता है इमोशनली, मेंटली, और एक होता है फिजिकली। तो इसको हम कहेंगे फुल्ली डेवलप्ड। कोई इंसान फिजिकली मैच्योर हो सकता है, मेंटली मैच्योर हो सकता है अपनी बिहेवियर में, और इमोशनली भी मैच्योर हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ग्रोन, डेवलप्ड और एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंटोनियम, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, खैर इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं थी, बट हम इसके कुछ सिनोनियम्स एंटोनियम ज़रूर देखेंगे। सिनोनियम्स क्या होंगे? एक्सपीरियंस, डेवलप्ड, ग्रोन तो है हमारे पास, इसके अलावा होगा एडल्ट और सीजन्ड। ठीक है, और एंटोनियम्स होंगे बडिंग, मतलब जो अभी डेवलप हो रहा है, पूरे तरीके से डेवलप नहीं है। जुवेनाइल, चाइल्डिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनियम ऑफ द वर्ड अफर्म। अफर्म करना क्या होता है?
टू एसर्ट, एसर्ट का क्या मतलब होता है? पॉजिटिवली रिएक्ट करना, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है हमारा एफर्म का मतलब एसर्ट करना। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा रिफ्यूज़ करना, ठीक है। अब इसके रिलेटेड हम सिनोनिम्स एंटोनियम्स भी देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, अब कॉन्टिन्यूसली वर्ड्स हैं सारे। एफर्म पॉजिटिवली एसर्ट करना, तो सिनोनिम है एसर्ट करना, डिक्लेयर करना, किसी बात को अपहोल्ड करना मतलब उसको ट्रू समझना, और मेंटेन करना। एंटोनिम्स हैं डिनाई करना, अपहोल्ड ना करना, विदहोल्ड करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। विदहोल्ड का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ को रोक के रखना। डिस्प्यूट, एफर्म करना मतलब अग्री करना होता है, तो ये डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड है। और रिफ्यूट मना कर देना, नेगेट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द एंटोनियम फॉर द वर्ड रेजिलियंट। टफ, फ्रेजाइल, फ्लेक्सिबल, बॉयंट। क्या ऑप्शंस आपको हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से? बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। हमें यहाँ पे एंटोनियम ढूंढना है। बॉयंट, फ्लेक्सिबल, फ्रेजाइल। देखो, रेजिलियंट का क्या मीनिंग होता है? जो कि जल्दी से खुद को रिकवर कर ले और डिफ़िकल्टीज से उभर जाए, दैट इज़ रेजिलियंट। रेजिलियंट अप्रोच जो जल्दी से रिकवर कर लेती है। तो जो लोग टफ़ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बॉयंट होते हैं, वो रेजिलियंट होते हैं। तो ये हमारा ऑपोजिट हो गया फ्रेजाइल। सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो हम ज़रूर देखेंगे। टफ़, एडाप्टेबल जो जल्दी से अडाप्ट कर ले, और रोबस्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटोनिम्स देखते हैं। फ्रेजाइल मतलब जो जल्दी से बिखर जाए या फिर जल्दी से टूट जाए, और वल्नरेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज़ द एंटोनियम ऑफ प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? जो बहुत थॉटफुल होता है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकता है, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकर, ठीक है, जो बहुत अच्छा थिंकर हो। यहाँ पर हमें एंटोनियम बताना है, मतलब ऑपोजिट, तो थॉटलेस हो गया। ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है, और ये भी सिनोनियम है। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो देखने बहुत ज़रूरी हैं। ये जो मैं वर्ड्स बताती हूँ ये बहुत काम के होते हैं, इनको ज़रूर देखा करो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सेंसिबल, जुडिशियस, कॉशियस यही है, और थॉटलेस हमारा एंटोनियम है, और थॉटलेस के साथ ही केयरलेस ऐड कर दो, दैट्स इट। सिनोनिम्स इतने ही हैं इसके जो इम्पॉर्टेंट हैं। डिसिसिव इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें डिसिसिव इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नायर की करेक्ट स्पेलिंग होती है ये क्या होता है? क्वेश्चंस होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन नायर, उसमें सारे क्वेश्चंस लिस्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Select the most appropriate option to improve the bold part of the sentence. He worked very hardly to pass the exam. कैसे काम किया? जब भी कैसे का आंसर मिले तो हम हमेशा एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, तो हार्ड होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीटिंग विल बिगिन बाय 3 PM. हमेशा एंड के लिए कह देते हैं इट विल एंड बाय दिस टाइम, बट बिगिन के लिए हमेशा एट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hardly he had reached the station when the train left. Hardly had he, ये standard form है। Hardly had he reached, hardly had he eaten something, ठीक है। ऐसे फॉर्मेट में यूज़ होने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, बेरली और नो सूनर। इनके साथ हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। ही हैड नहीं होगा, हैड ही होगा, ठीक है। और इसका किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है? व्हेन, और नो सूनर का होता है दैन के साथ। ओके, दिस इज़ द फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई प्रेफर टी
than coffee. prefer के साथ to आता है, this is a fixed preposition. next question. He is confident to win the match. confident of winning the match. ठीक है, ये है हमारा करेक्शन. द ऑपोजिशंस मोशन वॉज रिजेक्टेड, इसका हमें होमोनिम बताना है. मोशन मतलब जो उन्होंने प्रेजेंट किया. अब मोशन और कहाँ यूज़ होता है बट विद अ डिफरेंट मीनिंग. मोशन का मतलब होता है मूवमेंट. यहाँ पे मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं हुआ है, प्रपोजल के लिए यूज़ हुआ है कि उन्होंने जो प्रपोजल दिया. तो हमें क्या बताना है, सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग. तो ये डिफरेंट मीनिंग यहाँ पे मूवमेंट है, प्रपोजल तो है एक्चुअली. ठीक है. नो सूनर आई रीच द प्लेटफॉर्म दैन द ट्रेन लेफ्ट. अभी मैंने आपको बताया था इन्वर्जन, नो सूनर हैड आई रीच्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही कुड नॉट बैंक ऑन अनरिलायबल फ्रेंड्स. अब बैंक ऑन का क्या मतलब है. बैंक यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है हमारा रिलाई करना. ठीक है, कि हम किसी पे रिलाई करें, उसका यूज़ हुआ है. तो रिलाई तो हो गया इसका मीनिंग एग्जैक्ट. होमोनिम क्या होगा, डिपॉजिट से रिलेटेड लगा लो. ठीक है. नेक्स्ट. शी प्रेफर्स टू स्टे एट होम दैन गो आउट. दिस इज़ नॉट करेक्ट, इसको करेक्ट करना है. इसकी करेक्ट फॉर्म क्या होगी, स्टेइंग एट होम टू गोइंग आउट. देखो, जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो ये ध्यान रखना कि पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट होता है एक. मतलब अगर दो चीज़ें सेम एस्पेक्ट में एक सेंटेंस में यूज़ हो रही हैं तो उनका जो नेचर है वो सेम होगा. स्टेइंग है तो गोइंग होगा, स्टे है तो गो होगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सक्सीडेड टू विन द प्राइज. इसमें आपको एरर बताना है. क्या एरर है इस क्वेश्चन में, पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो. एट विनिंग, सक्सीडेड एट विनिंग. सक्सीडेड एट, किसी चीज़ पे हम सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, मतलब दूध अब गिर चुका है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, तो यू जस्ट रिग्रेट. ओके. रिग्रेट ओवर अ पास्ट डिसीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना, मतलब किसी से मजाक करना, जोक विद देम. टर्न अ डेफ ईयर, डेफ ईयर जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इग्नोर एडवाइस. ये बहुत सिंपल बेसिक ईडियम्स हैं, स्कूल टाइम वाले. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द सिटी, वॉट इज़ द मिस्टेक. वो बहुत ही बेस्ट सिंगर्स में से एक है, तो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स होना चाहिए. तो सिंगर इन द सिटी इज़ रॉन्ग. बहुत सिंपल क्वेश्चन. वन ऑफ द बेस्ट, ये ऐसे वर्ड्स के साथ वन ऑफ द जहाँ पे आएगा ना, उसमें हमेशा ये जो पार्ट है ये प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. शी डिलीवर्ड अ स्पीच इन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. किसी इवेंट के लिए हमेशा एट यूज़ होता है. ही वॉज एब्सेंट एट द, ही वॉज प्रेजेंट एट द इवेंट. ओके. ही वॉज एब्सेंट तो फ्रॉम हो जाएगा, बट एब्सेंट एट द इवेंट, प्रेजेंट एट द इवेंट. हमेशा फंक्शंस और ये सब इवेंट्स के लिए एट लगेगा, तो दिस इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर. या तो कंप्राइज मत लगाओ या ऑफ मत लगाओ. मतलब कि कंप्राइजेस में खुद ही कंप्राइजेस का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ. तो जब कंसिस्ट ऑफ हो गया तो डबलिंग नहीं करेंगे ना हम, तो इसलिए कंप्राइजेस ऑफ गलत है, सिर्फ कंप्राइजेस आना चाहिए. नेक्स्ट है. यू शुड नॉट लाफ. दूसरों पे नहीं हंसना चाहिए, दूसरों के ऊपर नहीं हंसते हैं हम, दूसरों पे हंसते हैं, तो लाफ ऑन नहीं एट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the part containing grammatical or structural error. One of the questions dash very difficult, were very difficult, sorry. एक क्वेश्चन था ना डिफिकल्ट,
सब क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन, तो वन ऑफ द क्वेश्चंस ये हमारा सब्जेक्ट है, तो वर्ब को अग्री करना चाहिए, वर इज़ रॉन्ग, इसकी जगह वॉज आएगा। बस कुछ क्वेश्चंस बचे हैं अब। आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चरल एरर। द मैनेजर टुगेदर विद हिज स्टाफ हैव गॉन फॉर लंच। अब देखो, जब भी आए ना टुगेदर विद या फिर अलोंग विद, तो हमेशा फोकस रहता है फर्स्ट पर्सन पे, मतलब कि अगर ऐसे बात हो रही है तो फोकस पर्सन हमारा ये है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना द मैनेजर्स अलोंग विद देयर स्टाफ, तो हैव सही होता। बट अगर ये सिंगुलर है ना, अलोंग विद वाला तो एक ही टैग अलोंग है, मेन फोकस हमारा ये है। जैसे कि मैं बोलूँ द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स हैज़ गॉन फॉर अ लंच, तो ये ठीक है क्योंकि हैज़ मैंने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाया। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि द टीचर्स अलोंग विद द प्रिंसिपल हैव गॉन फॉर अ मीटिंग, तो मेरा फोकस टीचर्स है यहाँ पे। ऐसे ही मेरा फोकस मैनेजर है यहाँ पे, जो कि सिंगुलर है, तो हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। ओके, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? प्रीपोस्टरस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। प्रीपोस्टरस की करेक्ट स्पेलिंग है ये। इसमें आपको एक्चुअली यही पूछा है कि मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, तो प्रीपोस्टरस में ये नहीं आता, ई आता है, ये करेक्ट है, इसलिए मिसस्पेल्ड ये वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम, उसे हम कहते हैं एक्रोनिम। होमोनिम क्या होता है? सेम वर्ड बट विद अ डिफरेंट मीनिंग। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो किसी का फॉल्स नेम, या फिर कोई कुछ लोग राइटर्स होते हैं तो दे यूज़ देयर पेन नेम, तो उसको हम सूडोनिम कह सकते हैं। और एंटोनियम का मतलब तो हमें पता ही है, ऑपोजिट, इसको हम फॉल्स नेम कहते हैं। होमोनिम आपको पता ही है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता क्वेश्चन एक्रोनिम, सिंपल क्वेश्चन। ओके, दिस इज़ अ टाइप जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देखा जाता है। यहाँ पे आपको बिगिनिंग और एंड ऑलरेडी गिवन है, आपको बीच के सेंटेंसेस को क्या करना है? फिक्स करना है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल्स प्ले अ बिग रोल इन कल्चरल यूनिटी। कल्चरल यूनिटी के लिए फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। फेस्टिवल्स क्या करते हैं? वो लोगों को साथ लाते हैं। फिर हर रीजन फेस्टिवल को अपने कस्टम से सेलिब्रेट करता है, और सेलिब्रेशंस में टॉलरेंस और जॉय प्रमोट होता है, ये एक चीज़ है। और फिर दे ऑल्सो, तो ये दोनों तो पेयरिंग है, बिल्कुल करेक्ट, आर और एस। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर है PQRS। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इनको रीड करोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा दैट यू आर रीडिंग लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ, आपको यहाँ पे कुछ भी रीशफल करने की नीड ही नहीं लगेगी। तो अगर आप ऑप्शंस को के थ्रू जाओगे तो आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये प्रिजर्व भी करते हैं, ये टॉलरेंस भी प्रमोट करते हैं, ये दोनों चीज़ें हो गई, और इनका कंक्लूजन है हेंस ये सोशल फैब्रिक को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि ये प्रिजर्व भी करते हैं और टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं। ये दोनों का एक कंक्लूजन है ये हेंस वाला। ठीक है, इसलिए PQRS करेक्ट है। ये हो गई हमारी इंट्रो, ये दोनों हो गई पेयरिंग, और ये हो गया इसका कंक्लूजन। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। ओके, फार्मर्स वर्क हार्ड डिस्पाइट अनप्रिडिक्टेबल वेदर, they grow crops that feed the nation, yet they face several challenges. Modern technology can support better yield. Ensuring farmers' welfare is a nation's duty. ठीक है, तो they और yet से तो नहीं आएगा सेंटेंस इस सेंटेंस के बाद। ठीक है, तो Q और R वाले ऑप्शंस तो हटा दो। अब ये P वाला बचा। अब देखो, फार्मर्स वर्क हार्ड डिस्पाइट अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ये बात करेक्ट है। वो क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, ये भी ठीक लग रहा है, बट वो फिर भी इतने चैलेंजेस फेस करते हैं। ये चैलेंजेस की बात हो गई। फिर आएगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आनी चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए, और ये अगर सपोर्ट करेगी, और ये नेशन की ड्यूटी है, तो PQRS एकदम करेक्ट बैठता है, और ये हमारा आंसर है। सिंपल है ये क्वेश्चन, सिर्फ हल्का सा लॉजिक। ओके, द स्पेस क्राफ्ट इनिशिएटेड डिसेंट टूवर्ड्स द रेड प्लैनेट। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट की बात हो रही है,
और फिर लास्ट में लैंडिंग की बात हुई है। अब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। डेटा गैदर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विल एड फ्यूचर मिशन। यहाँ इस मिशंस के डेटा की बात हो रही है। हीट शील्ड प्रोटेक्टेड इट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एंट्री। सून आफ्टर पैराशूट्स डिप्लॉयड सक्सेसफुली। इंजीनियर्स मॉनिटर्ड एवरी सेकेंड ऑफ द लैंडिंग सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, लॉजिक लगाना है। एब्सोल्युटली लॉजिक या फिर क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि हीट शील्ड, पहले तो उसके एटमॉस्फेरिक एंट्री होगी, उसकी एटमॉस्फेरिक शील्ड में एंटर करेगा, तो क्यू एकदम सूटेबल बैठ रहा है, ठीक है। सून आफ्टर पैराशूट्स बाद में आएंगे, पहले ये जो एंट्री हो रही है इसको इंजीनियर्स मॉनिटर करेंगे, फिर वो लैंडिंग होगी अच्छे से, और उसके बाद ये जब लैंडिंग हो जाएगी फिर डेटा कलेक्ट होगा और ये लैंडिंग जो है हिस्टोरिक मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर है QSRP। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब देखो UN की बात हो रही है, तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस के बारे में होगा कि ये कब कब बना, उसके बाद इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात होगी ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। किस लिए इस्टेब्लिश हुआ, कब बना के बाद एस्टैब्लिशमेंट ज़रूर आएगी। P से स्टार्ट होगा, ये शॉर्ट है, ये दोनों ऑप्शंस को हटा दो। अब देखो, ओवर द डिकेड्स इट हैज़ एक्सपैंडेड इट्स रोल, इसका पहले ये रोल था, अब इसने इसको क्या किया है, एक्सपैंड कर दिया है, तो PQ कहीं ना कहीं पेयर हो सकते हैं। उसके बाद इसके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन ये पॉइंट दे रहा है, और नाउ मतलब मोस्ट रीसेंट जो सिचुएशन है, अभी की जो बात हो रही है, तो इसलिए नाउ वाला सेंटेंस हमेशा एंड में लाने की कोशिश करो, और इसलिए SR को पेयर करो। यहाँ पे बात हुई कि वो अपना रोल एक्सपैंड कर रहा है, फिर उसके पीस कीपिंग मिशंस की बात हो गई, एक्सपेंशन में बात हो गई, यहाँ भी वाइटल रोल आ गया। फिर आ जाएगा कि नाउ वो क्या कर रहा है, और डिस्पाइट क्रिटिसिज्म इट रिमेन्स अ की इंटरनेशनल बॉडी। तो इसका आंसर क्या है, PQSR। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अपना दिमाग और अपने इंस्टिंक्ट्स और लॉजिक सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके पैराजम्बल के टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया करो। उसमें फंसना बहुत इजी है, बहुत जल्दी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसलिए जितनी प्रैक्टिस होगी उतना बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको ये सीरीज़ चाहिए हो, इससे रिलेटेड कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं बिफोर योर स्टेनो एग्ज़ाम, तो भी मुझे बता देना इन द कमेंट सेक्शन। और 7 अगस्त की शिफ्ट 1 को ज़रूर करके देखना। मैंने 3 शिफ्ट्स कराई हैं आपको, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये ट्रिक्स अप्लाई करके शिफ्ट 1 7 अगस्त की शिफ्ट 1 सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी एक मैं फ़िक्स प्रेपोजिशन की PDF डालने वाली हूँ बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पे। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट PDF या फिर 1 लाइनर्स डालूँगी फॉर योर एग्ज़ाम, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे शॉर्ट रिविज़न, क्विक रिविज़न के लिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और मुझे बताना अगर आपको स्टेनो के एग्ज़ाम से पहले कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ पे कोई वीडियो चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।